डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। 4 सीजन्स वर्ल्ड के डेक पर रवि मेहता की बात में दम था। वह राहुल शर्मा को अच्छी तरह जानता था। राहुल के पास कई सुपर स्पोर्ट्स कारें थीं, पगानी ह्यूरा, कोएनिग्सेग CCR, बुगाटी वेरॉन। इसके अलावा दिल्ली के शर्मा परिवार से उसका गहरा नाता था, जो भारत के शीर्ष परिवारों में से एक था। ऐसे व्यक्ति के लिए पैसा कमाने का कोई रास्ता ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। डेक पर बैठे बाकी लोग, ललित यादव, अमिता यादव, तनय सिन्हा और कर्ण सक्सेना, सबकी निगाहें राहुल पर टिक गईं। गेट टुगेदर की शुरुआत से ही रवि, ललित और अमिता राहुल के इर्द गिर्द थे। ये तीनों शकल में बड़े नाम थे और तनय सिन्हा हर पल राहुल को खुश करने की कोशिश में लगा था। ऐसे व्यक्ति को इतना महत्व देना निश्चित रूप से आसान नहीं था। राहुल ने एक पल के लिए सोचा, कुछ बोलने ही वाला था कि डिंग, मिशन, साथ में अमीर बने, कम से कम 3 लोगों को लीड करें और कुल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाएं। पुरस्कार, 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स। राहुल की आंखें हल्की चमकीं। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, दरअसल मेरे पास पैसे कमाने के कुछ रास्ते हैं। हाँ, मुझे पता था, रवि मेहता ने खुशी से चिल्लाकर कहा। फैन भाई, जल्दी बताओ, क्या सीखने को मिलेगा? बाकी लोग भी उत्सुकता से राहुल की ओर देखने लगे। राहुल ने शांत स्वर में कहा, मुझे कुछ लिस्टेड कंपनियों की आंतरिक जानकारी मिली है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो अपने पैसे मुझे दे सकते हो। मैं 3 दिन तक इसे ऑपरेट करूंगा। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 20% मुनाफा तो गारंटी है। जाहिर था, राहुल अगले 3 दिनों के लिए 100 स्टॉक ट्रेड कार्ड का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। 20% की बात उसने बहुत रूढ़िगत ढंग से कही थी। मैं भरोसा करता हूँ, बहुत ज्यादा भरोसा, रवि मेहता ने उत्साह से कहा। उसके लिए ये लिस्टेड कंपनियों की आंतरिक जानकारी शायद शर्मा परिवार से आई थी। शर्मा परिवार क्या था? भारत के शीर्ष परिवारों में से एक। उनकी दी हुई जानकारी गलत हो सकती थी। ये पैसे कमाने का सबसे अच्छा मौका था। इसे चूकना यानी जिंदगी भर पछताना। फैन भाई, निवेश की कोई ऊपरी सीमा है? ललित यादव ने पूछा। जाहिर था, वह भी राहुल की बात पर बहुत भरोसा करता था। आखिर राहुल वह शख्स था जिसने शंकर प्रसाद जैसे बड़े लोगों को प्रभावित किया था। उसकी बात पर भरोसा न करना कैसे संभव था? राहुल ने सोचकर कहा, 10 अरब से ज्यादा न हो तो बेहतर। वह याद कर रहा था कि स्टॉक ट्रेड कार्ड का उपयोग करने पर एकल स्टॉक की खरीद राशि स्टॉक के बाजार मूल्य के 1% से कम होनी चाहिए। इस हिसाब से 100 स्टॉक्स को अलग अलग खरीदने में 10 अरब से कम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 10 अरब से ज्यादा नहीं। ये शब्द डेक पर मौजूद सभी को हक्का बक्का कर गए। हालांकि मौजूद सभी के पास 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति थी, लेकिन ज्यादातर संपत्ति अचल थी, घर, जमीन, कारखाने। 10 अरब की नकदी, उन्हें बेचकर भी शायद इतना न मिले। ललित यादव ने कहा, फैन भाई, बड़ा खेल खेलना चाहते हो? जरूरी नहीं, ये तुम लोगों पर निर्भर करता है, राहुल ने आराम से कहा। आज का गेट टुगेदर राहुल और बाकियों को और करीब लाया था। राहुल को लगा कि ये लोग काफी अच्छे हैं और सिस्टम के मिशन की वजह से भी वह सबको साथ में कुछ पैसा कमाने ले जाना चाहता था। लेकिन अगर कोई उस पर भरोसा नहीं करता तो राहुल को कोई परवाह नहीं थी। एक मिशन खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। रवि मेहता ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, 10 अरब से ज्यादा नहीं है न? मुझे घर जाकर पापा और बाकियों से चर्चा करनी होगी। वैसे फैन भाई, ऑपरेशन कब शुरू करोगे? मुझे भी पापा से बात करनी है, ललित यादव ने कहा। वे सब घर जाकर अपने बुजुर्गों से चर्चा करने वाले थे। जाहिर था, वे बड़ा दांव लगाने जा रहे थे। वे इतने यकीन से मान रहे थे कि राहुल के पास लिस्टेड कंपनियों की आंतरिक जानकारी है। ऐसी बातें आमतौर पर झूठ नहीं होती। सबने राहुल की ओर हैरानी भरी नजरों से देखा। पास बैठी अमिता यादव ने कहा, जब राहुल शर्मा ने ठान लिया तो मैं कैसे पीछे रहूं? मैं परिवार से 50 करोड़ रुपए निकलवाऊंगी और अगर इससे ज्यादा जुटा सकी तो देखूंगी। सीधे कम से कम 50 करोड़ रुपए राहुल को निवेश के लिए देने का वादा। देख पर सबके मुंह खुले रह गए। 50 करोड़, यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं था। मौजूद सभी के घर शायद 50 करोड़ निकाल सकते थे, लेकिन अगर ये पैसे डूब गए या राहुल इन्हें लेकर भाग गया तो उनके परिवार की पूंजी श्रृंखला टूट सकती थी। एक गलती से परिवार का पतन भी हो सकता था। अमिता यादव को राहुल पर इतना भरोसा था। वह वाकई राहुल पर भरोसा करती थी। पहला, उसका यकीन। दूसरा, राहुल की काबिलियत पर भरोसा, क्योंकि अमिता जानती थी कि राहुल ने वैद्यनाथन अनुमान, युग्मभाज्य अनुमान सुलझाया था और भूकंप भविष्यवक्ता का आविष्कार किया था। यह एक महान वैज्ञानिक था।
ऐसे वैज्ञानिक बिना सोचे समझे निवेश करेंगे, और पैसे लेकर भागने की बात, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऐसे वैज्ञानिक को पैसा चाहिए तो न जाने कितने लोग और देश उसे पैसे देने को तैयार होंगे। परसों राहुल ने कहा, अगर तुम साथ में निवेश करना चाहते हो तो मुझे बता देना, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। कर्ण सक्सेना ने कहा, अभी एक दिन बाकी है। ठीक है, मैं हुई को करके जुटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पता नहीं पापा को मना पाऊंगा या नहीं। मुझे भी हुई को करके तैयारी करनी है, मुझे भी चर्चा करनी है। ... मूल रूप से निवेश जैसी बातों पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन रवि मेहता, ललित यादव और अमिता यादव को इतना गंभीर देखकर और सैकड़ों करोड़ रुपए की बात सुनकर सबके मन में उत्साह जाग उठा। आज का गेट टुगेदर निवेश की वजह से जल्दी खत्म हो गया। शाम को सब अपने अपने घर लौट गए। डिंग। उस समय राहुल को छोड़कर बाकी सबको अमिता यादव ने जयपुर फाइनेंस नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। अमिता, राहुल ने कहा कि 3 दिन में कम से कम 20% आय मिल सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। उच्च रिटर्न हमेशा उच्च जोखिम के साथ आता है और कोई भी भविष्य को पूरी तरह नहीं बता सकता। अमिता, तो अगर अंत में 20% आय नहीं मिली या नुकसान भी हुआ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई बाहर कूदकर किसी को दोष नहीं देगा। अमिता, अगर तुमने ऐसी तैयारी कर ली है तो पैसे राहुल को ऑपरेट करने के लिए दे सकते हो, अगर नहीं तो मत देना, उस समय कोई कुछ नहीं कहेगा। रवि मेहता, अमिता दीदी सही कह रही हैं, हम सब वयस्क हैं, अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मुझे फैन भाई पर भरोसा है। ललित यादव, मैंने अभी पापा से बात की, कल मैं फैन भाई को 40 करोड़ ट्रांसफर करूंगा। रवि मेहता, ठीक है, शानदार, मैं फैन भाई के लिए 50 करोड़ ट्रांसफर करने जा रहा हूं। कर्ण सक्सेना, फैन भाई हमारी मदद के लिए पैसा कमा रहे हैं, अगर नुकसान भी हुआ तो हम कभी कुछ नहीं कहेंगे। एकमात्र अफसोस यह है कि मेरे पापा अभी भी नाराज हैं, पता नहीं कल कितना पैसा जुटा पाऊंगा। तने सिन्हा, आज थोड़ा देर हो गई, मैं कल पापा से चर्चा करूंगा, लेकिन मैंने पहले से तय कर लिया है कि पिछले सालों की अपनी सारी बचत फैन भाई को ऑपरेट करने के लिए दूंगा। फैन भाई, कमाल करो। जाहिद खान, मुझे कल परिवार से चर्चा करनी है। विनोद अग्रवाल, मेरे लिए भी ... राहुल को जयपुर फाइनेंस ग्रुप में हुई बातचीत की कोई खबर नहीं थी। उस समय वह सागर सिटी की 25वीं मंजिल पर पहुंचा। हिना गुप्ता और कृति यादव ने राहुल को देखते ही उनके सुंदर चेहरों पर मुस्कान छा गई। जब से राहुल ने सागर सिटी की पूरी इमारत खरीदी थी, तब से दोनों ने उसे 2 दिन से नहीं देखा था। छोटी सी जुदाई नई मुलाकात को और खास बनाती है। फिर से मिलकर खुशी दोगुनी हो गई। रात को पूरी इमारत सिर्फ उनकी थी। जयपुर की चांदनी रात ऊंची इमारत की खिड़कियों से झांकती थी, जैसे सितारे उनकी इस मुलाकात को गवाही दे रहे हों। ... सूरज की किरणों में धूप का धुआं उठता है, दूर से झरना लटकता है जैसे हजारों नदियां सीधा 3000 फीट नीचे गिरता, मानो आकाशगंगा 9 आकाशों से उतरती हो। ... अगले दिन जब राहुल ने आंखें खोली तो फोन पर पहले से एक मैसेज था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक जमा 36,70,100 रुपये। हर दिन सुबह उठते ही 36 लाख से ज्यादा की आय। फिर नहाने धोने और नाश्ता करने के बाद राहुल धीरे धीरे स्कूल पहुंचा और फिर से अपनी बेफिक्र छात्र जिंदगी शुरू की। पलक झपकते ही दोपहर के 12 बजे बज गए। लकी गिफ्ट्स प्रकट हुए। डिंग, बधाई, आपको 3 रुपये प्राप्त। डिंग, बधाई, आपको 10 रुपये प्राप्त। ... डिंग, बधाई, आपको 1000 रुपये प्राप्त। डिंग, बधाई, आपको 19,999 रुपये प्राप्त। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी किस्मत खर्च कर ली थी। आज के समय पर मिले लकी गिफ्ट में राहुल को सिर्फ 42,119 रुपये मिले। दोपहर में राहुल अपनी सीट पर बैठा लापरवाही से फोन स्क्रॉल कर रहा था, समय समय पर उबासी ले रहा था। उस समय अमिता यादव धीरे धीरे उसके पास आए। राहुल, मेरे परिवार ने 70 करोड़ रुपए तैयार किए। रवि मेहता और ललित यादव ने प्रत्येक 60 करोड़, तने सिन्हा ने 10 करोड़, विनोद अग्रवाल ने 10 करोड़ और कर्ण सक्सेना ने 40 लाख रुपए। ये सब किस खाते में ट्रांसफर करने हैं? कल अमिता ने 50 करोड़, ललित ने 40 करोड़ और रवि ने 50 करोड़ की बात की थी। आज राशि थोड़ी बढ़ गई थी। जाहिर था उन सबको राहुल पर बहुत भरोसा था। राहुल ने कहा, मेरे निवेश खाते में। फिर राहुल ने अपना कार्ड नंबर लिख दिया। ठीक है, अमिता ने सिर हिलाकर कहा। जब अमिता चली गई तो पास बैठे अमित यादव ने नहीं रुकते हुए कहा, फैन भाई, तुमने अभी 70 करोड़ कहा, 60 करोड़, ये क्या है? चिराग गुप्ता और मोहन गुप्ता ने भी कान खड़े कर लिए। जाहिर था वे भी बहुत उत्सुक थे। ओह, पैसा, राहुल ने आराम से कहा। खामोशी। आसपास अचानक सन्नाटा छा गया।
उन्होंने अभी साफ सुना था, एक 70 करोड़, दो 60 करोड़, दो 10 करोड़ और एक 40 लाख। यानी राहुल को कुल 210.4 करोड़ रुपए मिलने थे। ये कितना भयानक आंकड़ा था। उनकी पूरी जिंदगी में कभी न देखा गया खगोलीय आंकड़ा, ठीक है। यहाँ तक कि 210.4 करोड़ तो छोड़िए, पीछे के 40 लाख भी उन्होंने कभी नहीं देखे थे। राहुल ने उनकी हक्की बक्की हालत देखी और हंसकर बोला, उन्होंने मुझे ये पैसे निवेश के लिए दिए हैं। यह पता नहीं उन्होंने सुना या नहीं, क्योंकि वे हमेशा स्तब्ध रहे और लंबे समय तक होश में नहीं आए। उस पल राहुल का फोन हल्का हिला। भारतीय स्टेट बैंक जमा 210.4 करोड़ रुपए। ये देखकर राहुल ने अमिता को मैसेज भेजा, मैंने राशि प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर जयपुर फाइनेंस ग्रुप में जाहिद खान और अन्य कुछ लोग अपने आप ग्रुप से बाहर हो गए। आखिर ये ग्रुप राहुल के निवेश में मदद के लिए बनाया गया था। उन्होंने निवेश नहीं किया और उनके पास रहने की हिम्मत नहीं थी। आज उन्होंने अपने बुजुर्गों से निवेश के बारे में बात की थी। कुछ लोग परिवार में हाल की नकदी की कमी की वजह से पैसे नहीं जुटा सके। कुछ को भरोसा नहीं था। पहला, राहुल बहुत युवा था। दूसरा, वे राहुल से ज्यादा परिचित नहीं थे। सावधानी के चलते सबने निवेश छोड़ दिया। जाहिद खान और बाकियों के पास अपने हाथ में कुछ पैसे थे, लेकिन वह सिर्फ कुछ करोड़ रुपए थे। उन्हें खर्च करने की जरूरत थी और इतने छोटे पैसे निकालना उन्हें शर्मिंदगी लगा। तो अंत में कोई निवेश नहीं हुआ। हालांकि उन्हें नहीं पता कि निवेश न करने से उन्होंने कितना बड़ा नुकसान उठाया। लियू जेन्यू, कर्ण सक्सेना, बुरा नहीं, तुम 40 लाख जुटा सके। कर्ण सक्सेना, मैंने पहले खरीदे सारे उपहार और पापा मम्मी के दिए पुराने उपहार तक गिरवी रख दिए, तब जाकर 40 लाख मिले। लियू जेन्यू, वाह, शानदार। कर्ण सक्सेना, जरूरी है। अब मैं फैन भाई के बढ़ाने का इंतजार कर रहा हूँ। लियू जेन्यू, अगर डूब गया तो रोना मत। कर्ण सक्सेना, कोई बात नहीं, वैसे भी वो चीजें मेरे लिए बेकार थीं। ललित यादव, तनय सिन्हा और विनोद अग्रवाल, क्या तुमने अपने बुजुर्गों से स्थिति साफ कर दी? सारा मुनाफा और नुकसान खुद बर्दाश्त करना होगा। तनय सिन्हा, कोई समस्या नहीं। विनोद अग्रवाल, मेरे लिए भी ठीक है। जाहिर था रवि मेहता और ललित यादव राहुल के लिए पहले से टीका लगा रहे थे। ... स्कूल के बाद राहुल सीधे पनवेल विला गया। फिर उसने अपना ध्यान सिस्टम पर केंद्रित किया। क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? हाँ, डिंग, बधाई, आपको जीआई बिल्डिंग प्राप्त हुई। जीआई ऑफिस बिल्डिंग जयपुर शहर के केंद्र में एक उच्च स्तरीय ऑफिस बिल्डिंग है। ये पिछली बार राहुल द्वारा हासिल की गई बजाज बिल्डिंग के पास है। बाजार मूल्य के हिसाब से ये 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। राहुल ने बुदबुदाया, एक और ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। वह नर्म सोफे पर लेट गया और लापरवाही से फोन स्क्रॉल करने लगा। समय पानी की तरह बहता रहा। पलक झपकते ही अंधेरा छा गया। राहुल ने कमर सीधी की और बोला, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। चलो आज से फाइनेंस मैनेजमेंट शुरू करते हैं। क्या आप अगले 3 दिनों के लिए 100 स्टॉक ट्रेंड कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? अचानक राहुल के दिमाग में 100 स्टॉक्स का 3 दिवसीय चार्ट उभर आया। इनमें 40 भारतीय स्टॉक्स और 60 अमेरिकी स्टॉक्स शामिल थे। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो भले ही उसे इन स्टॉक्स का ट्रेंड चार्ट पता हो, मुनाफा अधिकतम करना मुश्किल होता। लेकिन राहुल अलग था। उसके पास एकेडमिशन लेवल गणित का अनुभव था और इन ग्राफ की गणना उसके लिए खाना खाने जितनी आसान थी। वह आसानी से जानता था कि सबसे ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त करना है। राहुल ने तेजी से अपने रजिस्टर्ड अमेरिकी स्टॉक खाते में लॉग इन किया और अपने 105.2 करोड़ रुपए, साथ ही अमिता यादव, ललित यादव, रवि मेहता, तनय सिन्हा, विनोद अग्रवाल और कर्ण सक्सेना के 210.4 करोड़ रुपए स्टॉक खाते में ट्रांसफर किए। फिर सही समय पर उसने कई स्टॉक्स को उनके सबसे निचले बिंदु पर बैचों में खरीदा। क्योंकि अमेरिकी स्टॉक्स में T+0 तंत्र लागू होता है, इसलिए राहुल इन स्टॉक्स को सबसे ऊंचे बिंदु के पास बेच सका और फिर सबसे निचले बिंदु पर फिर से खरीदा। इस तरह बार बार। सिर्फ 1 घंटे में राहुल के फंड 7% बढ़ गए। राहुल को लंबे समय से पैसे में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखकर उसे थोड़ा मजा आने लगा। इसलिए राहुल पूरी रात ऑपरेट करता रहा। जब सुबह की रोशनी शुरू हुई तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट बंद हो गया। राहुल का ऑपरेशन भी रुक गया। सिर्फ 1 रात में राहुल की आय 50% तक पहुंच गई। स्टॉक खाते में मूल रूप से सिर्फ 315.6 करोड़ रुपए थे। 1 रात बीतने के बाद ये 473.4 करोड़ रुपए हो गए। यह भयानक था। अगले दिन राहुल शर्मा हमेशा की तरह स्कूल गया, कक्षाएं सुनी और बीच बीच में झपकियां लीं। उसने अब भारतीय स्टॉक्स में निवेश नहीं किया। पहला, भारतीय स्टॉक्स में T+1 तंत्र लागू है और रोजाना 10% की सीमा है।
यहाँ तक कि दुर्लभ अर्थ एंड स्काई बोर्ड खरीदने पर भी दैनिक आय सिर्फ 20% होती। इसके अलावा राहुल ने जिन 40 भारतीय स्टॉक्स का चयन किया था उनमें अर्थ एंड स्काई बोर्ड नहीं था। दूसरा, अमेरिकी स्टॉक्स से मुनाफा कमाना ज्यादा आकर्षक था। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में शायद राहुल पर भरोसे की वजह से या शायद उसे दबाव न देने के लिए अमिता यादव, रवि मेहता, ललित यादव और अन्य ने कोई सवाल नहीं पूछा। राहुल भी इस शांति से खुश था और इन 3 दिनों के स्टॉक खरीद में पहले दिन राहुल को 50% आय मिली, दूसरे दिन लगभग 70% आए, तीसरे दिन लगभग 60% आए। ये लाभ सिर्फ 50% जोड़ 70% जोड़ 60% इक्वल्स 180% नहीं थे। हर बार लाभ संचित और संयोजित हुआ, यानी 1.5 टाइम्स 1.7 टाइम्स 1.6 इक्वल्स 4.08। दूसरे शब्दों में सिर्फ 3 दिनों में रिटर्न 408% के करीब था। उस समय राहुल के खाते का बैलेंस 1287.6 करोड़ रुपए था। यह भयानक था। ये दिन शनिवार था। राहुल ने सुबह देर तक सोने के बाद 3 दिनों के निवेश लेन देन के स्क्रीनशॉट अमिता यादव को भेज दिए। राहुल, निवेश खत्म हो गया। screenshot.jpg screenshot.jpg screenshot.jpg। टिंग टिंग। थोड़ी देर बाद उसका फोन मधुर स्वर में बजा। राहुल ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से अमिता की जल्दबाजी भरी आवाज आई। राहुल, तुमने मुझे अभी क्या भेजा? राहुल ने हैरानी से कहा, हो, मैंने तो बताया ना, 3 दिन पहले तुमने मुझे 211.4 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे न। मेरे अपने 105.2 करोड़ जोड़कर कुल 315.6 करोड़ का निवेश रिकॉर्ड। तो अब ये 1287.6 करोड़ रुपए कैसे हो गए? अमिता ने जल्दी पूछा। निवेश और कमाई, राहुल ने स्वाभाविक रूप से कहा। ये कहते ही फोन पर खामोशी छा गई। अमिता को राहुल की पुष्टि मिलने के बाद वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह अग्रवाल परिवार की बेटी थी, एक धनी परिवार से। उसने बहुत सारा पैसा देखा था और कई निवेश लाभ के मामले देखे थे। फिर भी राहुल के इस ऑपरेशन ने उसे हैरान कर दिया। 3 दिन नहीं, 2 और आधे दिन में 310 करोड़ को 1280 करोड़ में बदल दिया। पूरे 4 गुना। ये कितना अविश्वसनीय लाभ था। डकैती भी इतनी तेज नहीं होती। ठीक है, अगर यह बात बाहर फैल जाए तो न जाने कितने लोगों के जबड़े टूट पड़ेंगे। क्या विश्लेषक, क्या वरिष्ठ प्रबंधक, सब किनारे खड़े हो जाएं। दरअसल 3 दिन पहले जब अमिता ने राहुल को पैसे दिए और निवेश में मदद मांगी तो उसे लगा कि नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसने कभी इतने ऊंचे रिटर्न की कल्पना नहीं की थी। राहुल ने फोन पर कुछ देर तक कोई आवाज न सुनकर हल्के से खांसा और बोला, अमिता, सुन रही हो? हाँ, अमिता ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी बोली। राहुल ने कहा, मैंने फंड्स का 1/3 हिस्सा लिया था, यानी मैं 424.9 करोड़ रुपए लेता हूँ और बाकी 862.7 करोड़ रुपए कहाँ भेजूं? उसी रास्ते वापस कर दूं। ये कहना होगा कि अमिता अग्रवाल परिवार की बेटी थी। शुरुआती झटके के बाद वह जल्दी सामान्य हो गई। बाकी फंड्स उसी रास्ते वापस किए जा सकते हैं, अमिता ने कहा। ठीक है, राहुल ने जवाब दिया और तेजी से ऑपरेट किया। कुछ ही देर में अमिता के बैंक कार्ड को रिमाइंडर मिला। फिर उसने जयपुर फाइनेंस ग्रुप में मैसेज भेजा, अमिता, राहुल का निवेश खत्म हो गया और निवेश का सारा मूलधन और आय बैंक कार्ड में वापस कर दी गई है। अमिता, कुल राशि 862.7 करोड़ रुपए है। अमिता, हाँ, आपने सही पढ़ा, 862.7 करोड़। रवि मेहता, वाह। ललित यादव, वाह। तने सिन्हा, वाह। विनोद अग्रवाल, वाह। कर्ण सक्सेना, वाह। ... पूरा ग्रुप तुरंत मैसेजों से भर गया। ललित यादव, 3 दिन नहीं, 2 और आधे दिन में हमारा रिटर्न 400% से ज्यादा हो गया। ललित यादव, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रवि मेहता, जानना चाहते हो कि सपना है या नहीं? आसान है, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार देता हूँ। अगर पहले होता तो ललित यादव रवि मेहता से जरूर बहस करता, लेकिन अब उसके पास यह अतिरिक्त सोच नहीं थी। ललित यादव, फैन भाई ने इतने कम समय में इतना ऊंचा रिटर्न कैसे हासिल किया? अमिता, निवेश। फिर उसने राहुल के भेजे सारे स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में डाल दिए। ललित यादव, यह अविश्वसनीय है, क्योंकि उसने प्रत्येक लेन देन के नोट्स की तुलना की और पाया कि राहुल ने लगभग हर बार सबसे निचले बिंदु पर खरीदा और सबसे ऊंचे बिंदु पर बेचा। इतने गहन ऑपरेशन में एक बार भी चूक नहीं हुई। ये तो जैसे भविष्य की भविष्यवाणी हो। हालांकि ललित जानता था कि इस दुनिया में कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। एकमात्र व्याख्या ये थी कि राहुल के पास वाकई इनलिस्टेड कंपनियों की आंतरिक जानकारी थी और उत्कृष्ट ट्रेडिंग क्षमता थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल के पास सिस्टम था और वह वाकई भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था। अमिता,
हाँ, अविश्वसनीय। अमिता, मूल रूप से राहुल इस धन को अकेले ले सकता था, लेकिन उसने बड़ा जोखिम लिया और इसे हमारे साथ साझा किया। यह उदारता है, ये दोस्ती है, ये भाईचारा है। अमिता, मैं नहीं चाहती कि भविष्य में कोई इस एहसान और दोस्ती को न सिर्फ भूल जाए, बल्कि उल्टा बदला ले। ललित यादव, अगर ऐसा हुआ तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो उसे नहीं छोड़ेगा। तनय सिन्हा, मैं दूसरा हूँ। रवि मेहता, तो मैं तीसरा हूँ। तनय सिन्हा, तो तीसरा ही सही। रवि मेहता, अच्छा, तो मैं दूसरा हूँ। विनोद अग्रवाल, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। कर्ण सक्सेना, बिल्कुल। कर्ण सक्सेना, अरे, तो मुझे 160 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे लगता है जैसे लैम्बोर्गिनी बुल मुझे बुला रही है। हा। ... स्वाभाविक रूप से राहुल को जयपुर फाइनेंस ग्रुप की बातचीत की कोई खबर नहीं थी। उस समय उसके दिमाग में एक स्पष्ट सूचना बजी। डिंग, मिशन पूरा, साथ में अमीर बने। कम से कम 3 लोगों को लीड करें और कुल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाएं। 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स प्राप्त करें। राहुल ने ये सुना तो सीधा बैठ गया और बोला, आखिरकार मिशन पूरा हुआ। ठीक है, देखें तो क्या मिलता है। 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स खोलें। डिंग, बधाई, आपको 10 लाख रुपए प्राप्त। डिंग, बधाई, आपको डाइट क्रेडिट कार्ड प्राप्त। डिंग, बधाई, आपको 3 लाख रुपए प्राप्त। डिंग, बधाई, आपको 4 लाख रुपए प्राप्त। डिंग, बधाई, आपको 7 लाख रुपए प्राप्त। राहुल ने सीधे डाइट क्रेडिट कार्ड पर ध्यान केंद्रित किया। डाइट क्रेडिट कार्ड, खाने के बाद आप बेतरतीब ढंग से 100 से 10,000 गुना कैशबैक पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। ये देखकर राहुल ने होंठ सिकोड़े और बोला, ये कुछ सिल्वर लकी गिफ्ट्स बेकार हैं। बेकार, अगर कोई और सुन लेता तो पता नहीं क्या सोचता। 5 सिल्वर लकी गिफ्ट से कुल 24 लाख रुपए मिले और डाइट क्रेडिट कार्ड खाने के बाद 100 से 10,000 गुना कैशबैक पुरस्कार दे सकता था। अगर कोई महंगा रेस्तरां चुना जाए, लाखों रुपए खर्च किए जाएं और हजारों गुना रिटर्न मिले, तो सीधे सैकड़ों करोड़ कमा सकते हैं। यह अच्छा नहीं है। फिर राहुल ने अपना ध्यान साइन इन सिस्टम पर केंद्रित किया। साइन इन, डिंग, साइन इन सफल, 10 करोड़ रुपए जीते। राहुल ने आह भरी और बोला, आज फिर 10 करोड़। किस्मत को ऐसा नहीं चलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में राहुल की साइन इन से दैनिक आय 10 करोड़ रुपए थी, साथ में सांस लेने, चलने और सोने से 30 लाख से ज्यादा, यानी उसकी दैनिक गारंटी आय 13 करोड़ से ज्यादा थी। उस समय राहुल की कार्यशील पूंजी 431.2 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। ये व्यक्तिगत कार्यशील पूंजी थी। अगर कोई और जान लेता तो निश्चित रूप से हैरानी में आंखें फाड़ लेता। टिंग टिंग, उस समय राहुल का फोन मधुर स्वर में बजा। उसने कॉलर देखा, यह मुंबई से एक अज्ञात नंबर था। मुंबई, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता न। राहुल थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से जवाब बटन दबाया। नमस्ते, क्या ये श्री राहुल हैं? फोन पर एक गहरी आवाज आई। हाँ, मैं हूँ, आप कौन? राहुल ने पूछा। ओह, मैं अरिका अजय महिंद्रा हूँ, अजय ने हल्के हंसते हुए कहा, जैसे वह सालों बाद किसी दोस्त से मिल रहा हो। अरिका सिर्फ एक अजय महिंद्रा है और वह है अरिका चेयरमैन। वह निश्चित रूप से एक दिग्गज शख्सियत है। अगर कोई और अचानक अजय का कॉल पाता तो शायद हैरानी में बड़बड़ा उठता। हालांकि राहुल को कुछ समय पहले एलवी और कुजी के अध्यक्षों के कॉल्स मिले थे और उसे चेयरमैन स्तर के लोगों से बातचीत का कुछ अनुभव था, तो वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। अजय जी, नमस्ते, राहुल ने कहा। मैं कुछ दिन पहले व्यापार यात्रा से लौटा और पता चला कि श्री राहुल ने हमारे अरी ग्रुप के 5% शेयर खरीदे हैं, इसलिए मैं तुरंत संपर्क नहीं कर सका। यह मेरी गलती है, थोड़ा असभ्य हुआ, माफी चाहता हूँ, अजय ने कहा। राहुल ने हंसकर कहा, अजय जी, कोई बात नहीं, ये छोटी सी बात है। हाँ, श्री राहुल वाकई बड़े दिल वाले हैं। आपने ऐसा कहा तो मैं निश्चिंत हूँ, अजय ने खुशी से कहा। फिर दोनों ने कुछ और बातें की। अजय ने आखिरकार इस कॉल का असली मकसद बताया। वैसे श्री राहुल, कल सुबह जयपुर में होने वाली इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में कई बड़े घरेलू इंटरनेट कंपनियां हिस्सा लेंगी और मैं कल वहां जा रहा हूं। पता नहीं श्री राहुल कल फ्री हैं या नहीं। अगर सुविधाजनक हो तो साथ में हल्का भोजन कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? इंटरनेट कॉन्फ्रेंस। इन दिनों बाहर निकलते समय राहुल ने बस स्टॉप्स, शहरी एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन्स और अन्य जगहों पर इससे संबंधित खबरें देखी थीं। वह पहले से ही थोड़ा उत्सुक था, इसलिए राहुल ने जवाब दिया, मैं कल जाऊंगा। ठीक है, कल मिलते हैं, अजय ने खुशी से कहा। राहुल ने फोन रखा और कुछ ही देर बाद फोन फिर बजा। इस बार ये पुणे से एक अज्ञात नंबर था। श्री राहुल, नमस्ते, फोन पर बहुत सौम्य आवाज थी जो एक परिष्कृत एहसास दे रही थी। राहुल ने कहा, नमस्ते, मैं पेंगुइन का अनिल मल्होत्रा हूँ। पेंगुइन को मान्यता देने और 5% शेयर हासिल करने के लिए धन्यवाद, अनिल ने कहा। अजय ने अभी कॉल खत्म किया और अनिल का कॉल आ गया।
राहुल एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर बोला, अनिल जी आप विनम्र हैं। अनिल ने कहा, दरअसल मैं कल जयपुर इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहा हूँ। क्या श्री राहुल वहाँ आएंगे? अगर हाँ तो साथ में खाना कैसा रहेगा? राहुल ने सीधे कहा, कोई समस्या नहीं। आखिर उसने अभी अजय महिंद्रा को हाँ कहा था, अब अनिल को हाँ कहने में क्या दिक्कत थी? रुको, अजय महिंद्रा को खाने का वादा किया। राहुल को कुछ याद आया और वह कुछ बोलने ही वाला था कि फोन पर शोर सुनाई दिया। फिर अनिल ने जल्दी कहा, श्री राहुल, चेहरा देने के लिए धन्यवाद। मुझे अभी कुछ निपटाना है तो हम कल मिलते हैं। ये कहकर उसने फोन रख दिया। राहुल कुछ देर तक हिचकिचाता रहा। मैंने अभी अजय महिंद्रा को खाने का वादा किया और अब अनिल को। खैर, सब साथ में खा लेंगे। ये सोचकर राहुल ने और नहीं सोचा। उसने चारों ओर देखा और हल्के से भवें सिकुड़ी। पिछले कुछ दिनों में राहुल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इस विला में रह रहा था और वह कभी भी ज्यादा सफाई पर ध्यान देने वाला व्यक्ति नहीं था, जिससे पूरा विला थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया था। प्रत्येक पनवेल विला का क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर से ज्यादा है। राहुल खुद इसे साफ करे, क्या वह थककर चूर नहीं हो जाएगा? तो राहुल ने फोन निकाला, अच्छी रेटिंग वाली एक हाउसकीपिंग कंपनी ढूंढी और नंबर डायल किया। नमस्ते, एएल हाउसकीपिंग आपकी सेवा में। फोन पर एक कुरकुरी और मधुर आवाज आई। थोड़ी बातचीत के बाद राहुल ने फोन रखा। डिंग डोंग। लगभग आधे घंटे बाद बाहर डोरबेल बजी। राहुल ने दरवाजा खोला तो एक सुंदर महिला, जिसकी आंखें आलू की तरह, भवे विलो की तरह, होंठ चेरी की तरह, त्वचा गोरी और शरीर भरा हुआ था, एक प्लास्टिक टोकरी लिए धीरे धीरे अंदर आई। एएल हाउसकीपिंग आपकी सेवा में, सुंदरी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज जैसे झरने की कलकल, साफ और मधुर, बहुत सुंदर थी। राहुल एक पल के लिए ठिठक गया और अनायास उसे अपनी वास्तविक आंखों से देख लिया। चेहरे का मूल्य 95, पसंद का मूल्य 40। 95 का चेहरा मूल्य। क्या अब हाउसकीपिंग में इतने उच्च मूल्य वाले लोग भर्ती करते हैं? क्या ये हाउसकीपिंग करने की तैयारी है? अब क्या करना चाहिए? राहुल को उसे घूरते देख सुंदरी के नाजुक चेहरे पर हल्की लालिमा छा गई और उसने धीरे से सिर झुका लिया। फिर उसने पूछा, क्या ये श्री राहुल हैं? हाँ, मैं हूँ। एएल हाउसकीपिंग न? तो अंदर आकर सफाई करो, राहुल ने कहा। सुंदरी ने ये सुना तो अंदर चली गई और जूते के कवर और एप्रन पहन लिया। मूल रूप से राहुल को लगा कि इस स्तर की सुंदरी की सफाई सिर्फ दिखावटी होगी और उसमें ज्यादा अच्छी सफाई क्षमता नहीं होगी। हालांकि राहुल ने थोड़ी देर चुपके से देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। चाहे मेज साफ करना हो, फर्श पोंछना हो या कपड़े व्यवस्थित करना, सुंदरी सब कुछ बारीकी और व्यवस्थित ढंग से कर रही थी। थोड़ी देर में मेज और फर्श ऐसे हो गए जैसे उनसे शीशे की तरह चेहरा देखा जा सके। कपड़े चौकोर आकार में तय किए गए जो बहुत आकर्षक लग रहे थे। लगभग 3 घंटे में पूरा विला बिल्कुल नया हो गया, जैसे उसमें कभी कोई रहा ही न हो। ये देखकर राहुल के चेहरे पर संतुष्टि का भाव उभरा। एकदम नए घर में रहना वाकई आनंददायक था। सुंदरी ने पूछा, श्री राहुल, कहीं और सफाई की जरूरत है? राहुल ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, तुमने बहुत अच्छे से सफाई की। श्री राहुल की तारीफ के लिए धन्यवाद, सुंदरी ने कहा और बोलने के बाद वह अपना एप्रन उतारकर जाने लगी। उस समय राहुल ने फिर कहा, जल्दी मत जाओ, क्या तुम खाना बना सकती हो? सुंदरी हैरान रह गई। इन दिनों राहुल शर्मा अपने पनवेल विला में स्टॉक ट्रेडिंग में व्यस्त था। एक पल के लिए उसे अचानक विला में खाना बनाने और खाने की इच्छा हुई, इसलिए उसने ढेर सारी सब्जियां खरीद लीं। खरीदते समय उसने कसम खाई थी कि वह खाना बनाएगा। हालांकि एक डिश बनाने के बाद उसने खाना बनाने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। नतीजतन उसके बड़े डबल डोर रेफ्रिजरेटर में अभी भी ढेर सारा खाना जमा था। राहुल ने प्रियंका चौधरी को थोड़ा हैरानी से देखा, फिर बोला, खाना बनाने के समय के लिए हाउसकीपिंग मानक का 2 गुना शुल्क कैसा रहेगा? प्रियंका ने हिचकिचाते हुए कहा, ये ठीक है। श्योर। रसोई से पानी की आवाज के साथ उच्च गुणवत्ता वाली गोभी, महीन दुबला मांस, देसी मुर्गा, ताजा झींगा, पसलियां, कई सामग्रियां प्रियंका ने साफ की। फिर तेल का धुआं उठा और खुशबू फैलने लगी। चटकीले रंगों वाली डिशेज एक के बाद एक परोसी गईं। राहुल ने एक पसली उठाई और मुंह में डाली। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम। फिर उसने गोभी, हरी मिर्च के साथ सुअर का मांस और एक कटोरा सूप चखा। हर डिश का स्वाद बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि राहुल को हल्का सा अपनी दादी का स्वाद महसूस हुआ। दादी का स्वाद? हाँ बिल्कुल, क्योंकि राहुल बचपन में हमेशा गांव में अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके बचपन की सारी यादें दादी के खाने के स्वाद से जुड़ी थीं। उस समय परिवार बहुत गरीब था, फिर भी दादा दादी खुद कठिनाइयां सहते थे और अक्सर राहुल के लिए तरह तरह का मांस बनाते थे। सामने के खाने को चखते हुए राहुल के कानों में दादा दादी की आवाजें गूंजने लगीं। छोटे
तुम अब बढ़ रहे हो, आ और मांस खा। छोटे, इस पसली को भी चख। ये सोचते हुए राहुल की आंखें हल्की नम हो गईं। प्रियंका, जो राहुल को अपने बनाए खाने को खाते हुए देख रही थी, ने उसकी लाल आंखें देखी और नहीं रुक सकी। क्या तेल का धुआं ज्यादा था? राहुल ने सिर हिलाया और बोला, बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ा रुककर उसने कहा, वैसे मैं पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका चौधरी है, प्रियंका ने धीरे से कहा। प्रियंका चौधरी, शांत और सुकून देने वाला, जैसा नाम वैसा व्यक्तित्व। राहुल ने कहा, प्रियंका, क्या तुम मेरे यहाँ फुल टाइम हाउसकीपिंग और खाना बनाने का काम करने में रुचि रखती हो? वेतन 15,000 रुपये महीना। इसके अलावा तुम्हें हर दिन काम पर नहीं आना होगा, क्योंकि मैं यहाँ हर दिन नहीं रहता। बस जब मैं यहाँ रहूं, तुम सफाई और खाना बनाने में मदद कर सकती हो। बेशक तुम हमेशा यहाँ रह सकती हो और विला का प्रबंधन कर सकती हो। 15,000 रुपये का वेतन। प्रियंका पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जानकारी के लिए, प्रियंका की मौजूदा नौकरी में सिर्फ 5,000 रुपये महीने का वेतन था और यह सीधे तिगुना हो गया। इसके अलावा उसे हर दिन सफाई करने की जरूरत नहीं थी, या यहाँ तक कि विला में रह सकती थी। ये तो जैसे उसके सिर पर विशाल मिठाई गिर पड़ी हो। प्रियंका को इतना अवास्तविक लगा। प्रियंका के जवाब न देने पर राहुल ने कहा, प्रियंका, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रियंका ने कहा, मैं वास्तव में एएल की हाउसकीपर नहीं हूँ। हो, राहुल के चेहरे पर संदेह का भाव उभरा। मैं एएल हाउसकीपिंग की संपर्क अधिकारी हूँ, क्योंकि हमारी नीति है कि 1 घंटे के अंदर सेवा देनी होगी, लेकिन आज बहुत व्यस्तता थी, तो मैं अस्थायी रूप से मदद के लिए आई, प्रियंका ने जवाब दिया। राहुल ने अजीब ढंग से कहा, लेकिन तुम सफाई में बहुत कुशल लगती हो। क्या तुम्हें प्रशिक्षण मिला है? मैं घर पर ऐसा करने की आदी हूँ, प्रियंका ने कहा। राहुल ने समझते हुए सिर हिलाया और बोला, तो मेरे पिछले प्रस्ताव के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रियंका ने सिर उठाया और चुपके से राहुल को देखा। दरअसल ये पहली बार नहीं था जब उसने राहुल को गौर से देखा। जैसे ही वह अंदर आए, वह बहुत सतर्क थी, क्योंकि प्रियंका जानती थी कि वह बहुत सुंदर है और उसे बुरे लोगों का सामना करना पड़ सकता है। यह उसका घमंड नहीं था, बल्कि ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी थीं। कुछ लोगों ने तो सीधे 50,000 रुपये महीने का प्रस्ताव रखकर उसे रखेल बनाने की बात की थी। प्रियंका के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वह बहुत आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी थी। ऐसे बुरे लोगों से वह हमेशा दूरी रखती थी। और पनवेल विला में आने के बाद उसने देखा कि राहुल सिर्फ पहली मुलाकात में थोड़ा हैरान हुआ था। उसके बाद वह पूरी तरह सामान्य रहा। आज राहुल का बोलने का लहजा और भी सादा था, बिना किसी अन्य इच्छा के। इसके अलावा 15,000 रुपये का वेतन अपेक्षाकृत उचित दायरे में था। अगर राहुल ने सीधे 50,000 या 1,00,000 रुपये की बात की होती तो प्रियंका शायद तुरंत मना कर देती। कुल मिलाकर राहुल वाकई उसे हाउसकीपिंग और खाना बनाने में मदद के लिए कह रहा था। फिर भी प्रियंका हिचकिचाई और बोली, क्या मैं इस बारे में सोच सकती हूँ? अगर प्रियंका को पता होता कि राहुल रोजाना उससे कम या उससे ज्यादा सुंदर लोगों से मिलता है, तो शायद वह फिर से विचार नहीं करती। बेशक, लेकिन ज्यादा देर न हो, राहुल ने कहा। ऐसी सुंदरी जो बारीकी से सफाई करती हो, स्वादिष्ट खाना बनाती हो और लंबे समय तक आकर्षक लगे, उसके लिए राहुल कुछ समय इंतजार करने को तैयार था। धन्यवाद, प्रियंका ने कहा। फिर राहुल ने फिर से एक चॉपस्टिक डिश उठाए और मुंह में डाली, सिर हिलाकर। राहुल ने कहा, तुम खड़ी क्या कर रही हो? इतनी सारी डिशेज हैं, बैठकर साथ खाओ। खाने के बाद बर्तन पैक कर सकती हो और फिर छुट्टी कर सकती हो। चिंता मत करो, इस दौरान सब कुछ दोगुने हाउसकीपिंग वेतन के हिसाब से होगा। मैं बाद में खाऊंगी, प्रियंका ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। थोड़ा रुककर उसने जल्दी कहा, मैं जो समय इंतजार करती हूँ वह हाउसकीपिंग समय में नहीं गिना जाएगा। राहुल को प्रियंका का गंभीर रवैया देखकर हंसी आ गई और बोला, कोई बात नहीं, बैठकर साथ खाओ। प्रियंका हमेशा एक तरफ खड़ी रही, सिर झुकाए, बिना कोई हलचल किए। राहुल समझ गया कि यह एक जिद्दी लड़की थी, तो उसने अनिच्छा से बात छोड़ दी। इस भोजन में राहुल ने 2 कटोरे चावल, 2 कटोरे सूप और ढेर सारी डिशेस खाईं। फिर संतुष्ट होकर सोफे पर जाकर बैठ गया। प्रियंका ने देखा, फिर उसने कटोरा और चॉपस्टिक्स उठाए, सिर झुकाकर चुपके से खाना शुरू किया। पैसे बचाने के लिए प्रियंका रोजाना नूडल्स और अचार के साथ स्टीम्ड बंस खाती थी। तो भले ही अब भोजन में थोड़ी गर्माहट बाकी थी, वह बहुत खुशी से खा रही थी। अंत में बाकी सारा भोजन उसने साफ कर दिया। साथ ही उसका पहले सपाट पेट पूरी तरह उभर गया और वह अनायास डकार ले बैठी। शोर, पानी की आवाज के साथ सारे बर्तन, चॉपस्टिक्स और रसोई जल्दी साफ हो गए, बिना तेल के धुएं के निशान के। उसे मेहनती और कुशल कहना सबसे उचित था। राहुल ने पूरी तरह अंधेरे आसमान की ओर देखा और बोला, देर हो रही है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
नहीं नहीं, मैं खुद हुई को सकती हूँ, प्रियंका ने कहा। प्रियंका पनवेल विला से बाहर निकली और पास के बस स्टेशन पर आई। तभी उसे पता चला कि बसें बंद हो चुकी थीं। मजबूरी में उसे पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। रास्ते पर समय समय पर वाहन गुजर रहे थे। हालांकि प्रियंका को जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सिर झुकाए बस आगे बढ़ती रही। बीप, उस पल उसके पीछे अचानक चमकदार रोशनी उभरी और एक हॉर्न बजा। प्रियंका अनायास धीरे धीरे मुड़ी। उसने देखा, एक शानदार सुपर स्पोर्ट्स कार उसके पीछे खड़ी थी। सुपर कार ने खिड़की नीचे की और उसमें बैठे राहुल शर्मा दिखाई दिए। बसें बंद हो चुकी हैं, तुम टैक्सी क्यों नहीं लेती? राहुल ने पूछा। मैं जहां रहती हूँ वह ज्यादा दूर नहीं है, प्रियंका ने सिर झुकाकर कहा। रात में अकेले चलना सुरक्षित नहीं है, कार में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, राहुल ने कहा। ये सुनकर प्रियंका को तुरंत कुछ खबरें याद आईं, जिसमें लड़कियों को रात में गुंडों का सामना करना पड़ा था। तो उसने सिर हिलाया और बोली, धन्यवाद। ये कहकर वह कार में बैठ गई। धड़ाम, जैसे ही राहुल ने एक्सीलरेटर दबाया, पूरी कार तुरंत तेजी से भागी। जाहिर था ये प्रियंका का पहली बार सुपर कार में बैठना था। वह लगातार हैंडरेल पकड़े रही और उसके सुंदर चेहरे पर पसीने की एक परत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वाहन किसी भी समय आकाश में उड़ सकता हो। लगभग 20 मिनट बाद राहुल आखिरकार एक पुरानी रिहायशी इमारत के नीचे रुका। यही है तुम्हारा, ज्यादा दूर नहीं रहना, राहुल ने पूछा। जानकारी के लिए, रात में कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। राहुल को किसी ट्रैफिक लाइट का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। फिर भी करीब 20 मिनट ड्राइविंग हुई। अगर प्रियंका पैदल चलती तो शायद कम से कम 2 घंटे लगते। राहुल की घूर को देखकर प्रियंका ने सिर और झुका लिया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। ये देखकर राहुल ने बेबसी से कहा, ठीक है, जल्दी ऊपर जाओ। धन्यवाद, प्रियंका ने धीरे से कहा। उस समय राहुल का स्थान रिया मेहता के घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वह पनवेल विला नहीं लौटा और सीधे रिया मेहता के घर चला गया। डिंग डोंग, डोरबेल बजी और रिया मेहता फुलझड़ी वाले पायजामे में बाहर आए। उसके बाल अभी थोड़े गीले थे और उनसे हल्की खुशबू आ रही थी। जाहिर था उसने अभी अभी नहाया था। तुम आ गए, रिया ने खुशी से कहा और फिर राहुल की बाहों में जा गिरी। बाहर वह एक गंभीर शिक्षिका थी, लेकिन घर पर वह अपने दोस्त की प्रतीक्षा करने वाली एक साधारण महिला थी। चूंकि आज शनिवार था और कल कोई कक्षा नहीं थी, रिया आज हमेशा से ज्यादा उत्साह और सक्रियता से भरी थी। रात को दोनों ने प्यार के लिए तालियां बजाईं और पूरी रात आरामदायक रहे। अगले दिन गर्म धूप खिड़की पर चमकी। राहुल ने आखिरकार आंखें खोलीं। उस समय लिविंग रूम की मेज पर एक बहुत ही शानदार नाश्ता रखा था। स्वाद अभी भी वैसा ही है, राहुल ने तारीफ की। अगर स्वादिष्ट है तो और खाओ, रिया ने मुस्कुराकर कहा। राहुल ने बार बार सिर हिलाया, एक बड़ा कॉर्न नूडल्स मुंह में डाला और फिर पूछा, वैसे मैं थोड़ी देर बाद इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? मेरी इंटरनेट की समझ पीपीटी और चैट जैसे साधारण ऑपरेशंस तक सीमित है, तो मैं इस मजे में नहीं शामिल होंगी, रिया ने सिर हिलाकर कहा। मैं घर पर ही रहूंगी और आराम करूंगी। बात करते हुए रिया ने अनायास उबासी ली। राहुल ने सहमति जताई, तुम कल रात थोड़ा थक गई थी। ठीक है, तो तुम घर पर अच्छे से आराम करो। जल्दी ही एक बड़ा कटोरा नूडल्स, 2 चिपचिपे चावल के केक, 1 कप सोया दूध, सब राहुल ने साफ कर दिया। फिर उसने कल रात चलाई गई लैम्बोर्गिनी बुल को निकाला और इंटरनेट कॉन्फ्रेंस स्थल की ओर तेजी से बढ़ा। यह इंटरनेट कॉन्फ्रेंस जयपुर शहर के सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में थी। उस समय पूरा केंद्र फूलों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा था। सूट और चमड़े के जूतों में पुरुष और महिलाएं समूहों में शानदार स्टॉल्स पर चल रहे थे और अंदर की ओर बढ़ते हुए समय समय पर बातें कर रहे थे। मिस शर्मा, कितने दिन बाद मिले। नमस्ते श्री मेहता। श्री गुप्ता, हाँ, आपका ऐप वाकई शानदार है, भविष्य में बड़ी संभावनाएं हैं, आपने बहुत तारीफ की। इन लोगों में इंटरनेट उद्योग के दिग्गज थे जो अनुभव साझा करने और नए प्रोजेक्ट्स खोजने के मकसद से आए थे। साथ ही इंटरनेट पर मेहनत करने वाले और उद्यमी भी थे जो यहाँ दिग्गजों से मिलने और अपने प्रोजेक्ट्स को उनकी नजर में लाने की उम्मीद में थे। अगर 1-2 दिग्गजों का ध्यान खींच लिया तो उनकी कंपनी तुरंत उड़ान भर सकती थी। इनमें शालिनी पांडे भी थी, जो पहले राहुल के साथ ब्लाइंड डेट पर जा चुकी थी। आज की शालिनी ऊपर सफेद शर्ट और नीचे काली पैंट पहने बहुत सक्षम दिख रही थी। उसने दूर टीवी और इंटरनेट पर अक्सर दिखने वाले इंटरनेट दिग्गजों को देखा। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। पास खड़े गंजे पुरुष ने कहा, शालिनी, क्या तुमने हमारे प्रोडक्ट्स की सारी सामग्री याद कर ली है? आज की इंटरनेट कॉन्फ्रेंस बहुत भव्य है, लेकिन हमें आखिरकार प्रचार का समय मिला।
यहाँ तक कि अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा भी व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अगर उनकी प्रशंसा मिली तो हमारी कंपनी उड़ान भर सकती है। क्या तुम इस प्रचार की अहमियत समझती हो? इस दौरान शालिनी ने अपने भाई की स्कूल फीस के लिए भुगतान किया था, इसलिए उसने कंपनी में बहुत मेहनत की। ये सब नेतृत्व ने देखा था। इसके अलावा शालिनी अच्छी दिखती थी और नेतृत्व को लगा कि यह प्रचार सभा में एक अतिरिक्त बोनस हो सकता था, इसलिए उसे चुना गया। शालिनी ने गंभीरता से कहा, नेता निश्चिंत रहें, मैं प्रचार कार्य को पूरी तरह से पूरा करूंगी। गंजा पुरुष संतुष्ट होकर सिर हिलाया। चूंकि इस इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में कई दिग्गज शामिल थे, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गेट पर सिक्योरिटी गेट्स भी लगाए गए थे। कई लोग सिक्योरिटी गेट के सामने खड़े थे और उनकी जांच हो रही थी। बीप। जब शालिनी सिक्योरिटी गेट में घुसी तो कई लोगों की तरह एक हल्की आवाज हुई। फिर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के निर्देश पर उसने अपना मोबाइल, वॉलेट और अन्य सामान निकाला। जांच के दौरान उसने दूर एक परिचित चेहरा देखा जो सीधे वीआईपी चैनल से जा रहा था। राहुल शर्मा, शालिनी ने धीरे से कहा। उस समय सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, आप अंदर जा सकती हैं। ठीक है, शालिनी ने जवाब दिया। उसके पीछे गंजे पुरुष ने देखा कि शालिनी थोड़ा विचलित थी और पूछा, क्या कोई परिचित दिखा? शालिनी ने सिर हिलाया और बोली, शायद मेरी आंखें धोखा खा गईं। धोखा? हाँ, बिल्कुल, यह शालिनी का आंतरिक विचार था। जानकारी के लिए, वीआईपी चैनल से जाने की योग्यता सिर्फ कुछ इंटरनेट दिग्गजों को थी, और राहुल शर्मा, वह तो बस एक रियल एस्टेट एजेंट था। उसका वीआईपी चैनल से जाना, ये तो पूरी तरह असंभव था। सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में भीड़ उमड़ रही थी और माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था। हर कोई चलते फिरते बातें कर रहा था, कोई भी दूसरों से दोस्ती करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। आखिर ऐसा अवसर वाकई दुर्लभ था। थोड़ी देर बाद सभी ने अपनी अपनी सीटें ढूंढकर बैठ लिया। तब उस समय एक मध्यम कद का सूटधारी पुरुष, जिसके बाल चमकदार ढंग से संवारे थे, धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। देश भर से आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत है जो इतनी दूर से इस इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हैं। सूटधारी पुरुष ने पहले मंच पर एक उद्घाटन भाषण दिया। उसे शायद ये दिख गया कि लोग उसकी बातों में ज्यादा रुचि नहीं ले रहे थे, इसलिए उसने जल्दी ही मुख्य विषय शुरू किया। शायद कुछ लोगों को नहीं पता, एक दशक से ज्यादा पहले अरी ग्रुप के चेयरमैन अजय महिंद्रा और पेंगुइन के चेयरमैन अनिल मल्होत्रा ने भी इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, और उस समय वे दोनों मंच पर लंबे समय तक साथ में बातचीत करते रहे। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने फिर से अजय जी और अनिल जी को आमंत्रित किया है। पता नहीं आज वे क्या कहेंगे। कृपया मंच पर आएं। ताली। अचानक पूरे हॉल में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। ये कहा जा सकता है कि अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा दोनों दिग्गज शख्सियतें हैं। यहाँ मौजूद कई लोग उनकी प्रशंसा के कारण ही इंटरनेट उद्योग में आए थे। अब जब उनके आदर्श मंच पर आने वाले थे तो स्वाभाविक रूप से उनका जोरदार स्वागत हुआ। कई लोग चाहते थे कि अजय और अनिल उनकी कंपनी में निवेश करें या उनकी ओर ध्यान दें। तालियां शायद उनके मन में गहरी छाप छोड़ सकती थीं, और जाहिर है जितनी जोरदार तालियां उतना बेहतर। सबके स्वागत के बीच अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा आखिरकार मंच पर आए। अजय ने कहा, मेजबान ने जो कहा वह सही था। मैं और अनिल जी एक दशक से ज्यादा पहले एक साथ मंच पर खड़े थे। आज फिर से यहाँ आना भी एक संयोग है। थोड़ा रुककर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि एक बात थोड़ी गलत थी। उस समय मैं और अनिल इंटरनेट जगत में नए नए थे। हमने मंच पर लंबी बातचीत नहीं की थी। हमने बस कुछ शब्द कहे और हमें किनारे कर दिया गया। हॉल में तुरंत हंसी की लहर दौड़ गई। ये कहना होगा कि अजय महिंद्रा में वाकई वह काबिलियत थी जिसने उन्हें इंटरनेट उद्योग का दिग्गज बनाया। उनके कुछ शब्दों ने गंभीर इंटरनेट कॉन्फ्रेंस के माहौल को हल्का और सहज बना दिया। अनिल ने कहा, अजय जी सही कह रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो हमने शायद 4 वाक्य बोले थे। उसके बाद हम नीचे उतर गए और बस चेहरा दिखाया। हमने चेहरा दिखाया और फिर 10 साल से ज्यादा समय लगा तब हम यहाँ तक पहुँचे। तो इंटरनेट कॉन्फ्रेंस एक बहुत अच्छा मंच है। आज अगर आपको मौका मिले तो चेहरा दिखाएं, कुछ ज्यादा शब्द बोलें। भविष्य में आप निश्चित रूप से हमसे बेहतर होंगे। दोनों ने मंच पर कुछ देर बातचीत की और फिर नीचे उतरने की तैयारी की। तब उस समय दूर से तेज कदमों की आवाज आई। राहुल शर्मा धीरे धीरे बाहर से अंदर आया। ये देखकर अजय और अनिल की आंखें हल्की चमकीं। वे हमेशा इस व्यक्ति के बारे में उत्सुक थे जिसने उनकी कंपनियों के 5% शेयर खरीदे थे। वे लंबे समय से उससे मिलना चाहते थे। फिर अजय और अनिल एक साथ आगे बढ़े और सक्रिय रूप से हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोले, नमस्ते श्री राहुल। ये दृश्य हॉल में मौजूद सभी की आंखों में था। सब हैरान थे और चुपके से राहुल की पहचान का अनुमान लगा रहे थे।
दो इंटरनेट दिग्गजों ने एक साथ उसका स्वागत किया और वह इतना युवा दिख रहा था। ये तो अकल्पनीय था, दरअसल ये स्वाभाविक भी था। आखिर अनिल मल्होत्रा के पास अपनी कंपनी के 8% शेयर हैं और राहुल के पास 5%, जिससे वह सीधे तीसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। अजय महिंद्रा के पास अपनी कंपनी के सिर्फ 4.8% शेयर हैं, जबकि राहुल के पास 5%। इस दृष्टिकोण से राहुल के पास अजय से भी ज्यादा शेयर हैं और वह कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। राहुल का हमेशा से सिद्धांत रहा है कि वह दूसरों के व्यवहार का उसी तरह जवाब देता है। अब अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा दोनों ने उसका स्वागत किया और सक्रिय रूप से उससे हाथ मिलाया, तो उसे असभ्य नहीं होना चाहिए। इसलिए राहुल ने एक साथ अपने बाएं और दाएं हाथ बढ़ाए और अजय और अनिल से हाथ मिलाया। पीछे की सीट पर बैठी शालिनी पांडे ने देखा कि अजय और अनिल मंच से उतरे। उस समय तक राहुल ने दोनों से हाथ मिलाया। उसकी आंखें गोल हो गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा की क्या पहचान है? वे भारत के इंटरनेट उद्योग के निर्विवाद दिग्गज हैं और सैकड़ों अरब रुपए की संपत्ति वाले सुपर अमीर। वे राहुल से सक्रिय रूप से मिलने गए और उससे हाथ मिलाया। यह क्या माजरा है? फिर शालिनी को अचानक अपनी और राहुल की पहली ब्लाइंड डेट का दृश्य याद आया। राहुल लैम्बोर्गिनी बुल लेकर आया था। उसने कहा था कि यह उसकी कार है और उसे लगा था कि वह किराए की है। दूसरी मुलाकात में रघुवंश रियल्टी में राहुल ने वंजिया हुआ हवेली के ढेर सारे रियल एस्टेट सर्टिफिकेट्स निकाले थे। उसने कहा था कि यह उसका घर है और उसे लगा था कि वह एक रियल एस्टेट एजेंट है। बाद में पनवेल विला के सामने राहुल ने कहा था कि पनवेल विला उसका है और उसे लगा था कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन अब अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा दोनों उसके साथ सम्मान से पेश आ रहे थे। शायद राहुल ने जो कहा वह सच था। एक पल में पछतावा, असीम पछतावा जैसे ज्वार की लहरें शालिनी के दिल में उमड़ पड़ा। दुख, अनंत दुख उसके पूरे शरीर में फैल गया। अगर ब्लाइंड डेट के समय उसने राहुल को नापसंद नहीं किया होता तो इस दौरान इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? अब तक वह शायद लग्जरी कार चला रही होती, विला में रह रही होती और अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा से स्वागत और हाथ मिला रही होती। शालिनी, तुम अगली हो, तैयार हो जाओ, पास बैठे गंजे पुरुष ने धीरे से याद दिलाया। हालांकि उस समय शालिनी का दिल पछतावे और दुख से भरा था और उसने गंजे पुरुष की बात नहीं सुनी। उस समय मंच पर खड़े गोलमुखी पुरुष ने कहा, सबका धन्यवाद। ताली। अचानक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट हुई। शालिनी को अभी भी सीट पर बैठे देख गंजे पुरुष ने उसे धक्का दिया और बोला, तुम अभी भी क्यों बैठी हो? तुम्हारी बारी है, ऊपर जाओ। शालिनी तब जाकर होश में आए, लेकिन उसका चेहरा अभी भी थोड़ा सुस्त था और शुरुआती उत्साह गायब था। मेजबान ने कहा, अगला कृपया कैमोसॉफ्ट की प्रवक्ता शालिनी पांडे मंच पर आएं। शालिनी जैसे कोई जिंदा लाश बहुत मेहनत से आखिरकार मंच पर मुश्किल से पहुंची। उसने नीचे देखा और आसानी से पहली पंक्ति में अजय और अनिल के पास बैठे राहुल को देख लिया। अचानक उसके दिल में दुख और पछतावा और गहरा हो गया। शालिनी के मन में कुछ और था, इसलिए उसका प्रचार में मन नहीं लगा। उसके प्रचार का प्रभाव जाहिर था। वह बार बार गलत आंकड़े बोलती रही। जब वह मंच से उतरी, अगर कुछ शिष्टाचार की तालियां न होती तो उसके प्रचार को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता। ... शालिनी अपनी सीट पर वापस आई तो गंजा पुरुष तुरंत चिल्लाया, शालिनी पांडे, तुमने कंपनी में क्या गारंटी दी थी? इसे कहते हो प्रचार सभा को पूरी तरह पूरा करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा बोनस और नौकरी दोनों गए। ... गंजा पुरुष फटकारते हुए सीधे बाहर चला गया। मूल रूप से कंपनी ने इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में दोस्ती बनाने के लिए हिस्सा लिया था और मंच पर प्रचार कंपनी को चेहरा देने के लिए था। अब क्या? अब ये पूरी तरह उल्टा हो गया। कितनी शर्मिंदगी। गंजे पुरुष का अब और रुकने का कोई मन नहीं था। शालिनी ने गंजे पुरुष की बात सुनी तो वह होश में आई। बोनस गया, नौकरी गई। मेरा भाई अभी भी 30,000 रुपये महीने के किराए वाले घर में पड़ रहा है। अब क्या होगा? ये सोचकर शालिनी ने जल्दी कहा, मैनेजर कृपया रुकिए। हालांकि गंजे पुरुष को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया और वह लंबे डग भरता हुआ चला गया। ... राहुल ने शालिनी पांडे के मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस समय वह पहली पंक्ति में बैठा चुपके से मंच पर बोलने वाले इंटरनेट व्यक्ति को सुन रहा था। ये कहना होगा कि मंच पर आने वाले लोगों में वाकई कुछ काबिलियत थी। जब वे अपनी कंपनी का प्रचार करने मंच पर आए तो उन्होंने बहुत सारा इंटरनेट ज्ञान भी बताया। राहुल के पास प्रोफेशनल लेवल हैकिंग स्किल्स थीं, जिससे वह स्वाभाविक रूप से इसे समझ सकता था और बड़े चाव से सुन रहा था। दिन भर की बैठक पलक झपकते बीत गई। सूरज ढल रहा था। अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा ने लगभग एक साथ कहा, श्री राहुल, चलिए साथ में खाना खाते हैं।
दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर सब सामान्य था, हालांकि उनके दिल में कुछ सतर्कता और तनाव था। जानकारी के लिए, पेंगुइन और अरी भारत के इंटरनेट उद्योग में एकमात्र दो दिग्गज हैं, लेकिन इसके साथ ही एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। दोनों हमेशा उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में रहते हैं। आज राहुल ने पेंगुइन और अरी दोनों के 5% शेयर हासिल किए हैं, जो जाहिर तौर पर बहुत प्रभावशाली है। ऐसे में राहुल का रवैया बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राहुल किसी एक की ओर झुक गया तो यह अजय और अनिल के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं होगी। राहुल को दोनों के बीच बारूद की गंध महसूस हुई। उसने अपनी नाक छुई और बोला, मैं जयपुर में रहा हूँ और यहाँ मैं मेजबान हूँ। आज मैं तुम दोनों के लिए साथ में खाने की व्यवस्था करता हूँ, कैसा रहेगा? अजय और अनिल ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ सिर हिलाकर बोले, तो श्री राहुल को तकलीफ होगी। फिर एक बड़ा समूह पार्किंग लॉट की ओर टहलता हुआ गया। राहुल सीधे अपनी लैम्बोर्गिनी बुल में बैठ गया। अजय, अनिल और उनके पीछे चल रहे कई इंटरनेट कंपनी के दिग्गज रोल्स रॉयस, बेंटले, मेबैक, मर्सिडीज जैसी कारों में सवार हुए। फिर राहुल ने अगुवाई की और सबसे आगे चला। ये दृश्य दूर निराश खड़ी शालिनी पांडे की आंखों में आ गया। उसने आह भरी तो उसने वाकई वह लैम्बोर्गिनी किराए पर नहीं ली थी। टिंग टिंग। उस समय शालिनी का फोन एक भारी घंटी के साथ बजा। शालिनी, आज उस कॉन्फ्रेंस में तुमने कैसा प्रदर्शन किया? क्या तुम्हारी कंपनी जल्द ही तुम्हें बड़ा बोनस देने वाली है? फोन कनेक्ट होते ही उसकी मां सविता पांडे की उत्साहित आवाज आई। कॉन्फ्रेंस कैसी थी? बोनस, ये शब्द शालिनी के दिल में इस्पात की कील की तरह चुभे। आखिरकार उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। सविता ने ये सुना और जल्दी बोली, शालिनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? माँ को बता। शालिनी ने कहा, माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और मेरा सारा बोनस भी गया। क्या? सविता चिल्लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बोनस गया, नौकरी गई, तो तुम्हारा भाई पढ़ाई के लिए क्या करेगा? शालिनी ने ये सुना और ज्यादा दुखी होकर रोने लगी। ... इन सब के बारे में राहुल को बिल्कुल नहीं पता था। उस समय उसके नेतृत्व में लग्जरी कारों का काफिला जयपुर की सड़कों पर एक खूबसूरत नजारा बना रहा था। जहां भी वे गए, लोग एकटक देखते और प्रशंसा करते। कुछ ही देर में वे जयपुर रॉयल होटल पहुंच गए। जयपुर रॉयल होटल ने दूर से इतनी सारी लग्जरी कारें देखकर हड़कंप मच गया। वेटर्स ने जल्दी स्थिति की सूचना मैनेजर संजय सक्सेना को दी। संजय सक्सेना की नजर आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। उन्होंने एक नजर में लग्जरी कारों से उतरने वाले लोगों को पहचान लिया। ग्रुप बाय चेयरमैन, हंग्री चेयरमैन, माइक्रोब्लॉग चेयरमैन, यूबी ब्राउजर चेयरमैन, पेंगुइन ब्राउजर चेयरमैन, जिंदोंग चेयरमैन और अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा भी। ये कितना प्रभावशाली समूह था। आज वे अचानक उनके जयपुर रॉयल होटल में आए। सौभाग्य से संजय सक्सेना ने कई बड़े दृश्य देखे थे। वह जल्दी होश में आया और तेजी से स्वागत करने गया। उस समय उसने देखा कि इन चेयरमैनों में राहुल शर्मा भी था। उस समय राहुल ने भी संजय को देखा और मुस्कुराकर बोला, मैनेजर संजय, आप यहाँ हैं? हमें एक बड़ा बॉक्स चाहिए। ठीक है। जयपुर रॉयल होटल साल भर व्यस्त रहता है। आमतौर पर बॉक्स पहले से बुक करने पड़ते हैं, खास तौर पर बड़ा बॉक्स। हालांकि राहुल जाहिर तौर पर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। संजय ने जल्दी कहा, हाँ, हमारे पास जयपुर रॉयल होटल में सबसे अच्छे बॉक्स हैं। फिर संजय के नेतृत्व में समूह जयपुर रॉयल होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बॉक्स 888 की ओर बढ़ा। पिछली बार राहुल, जयपुर विश्वविद्यालय के नेताओं और अन्य लोगों ने इसी बॉक्स में खाना खाया था। भले ही बॉक्स में भीड़ हो और बाहर का व्यवसाय गर्म हो, ये बॉक्स आमतौर पर नहीं खोला जाता, क्योंकि यह विशिष्ट मेहमानों के लिए आरक्षित एक शानदार बॉक्स है। राहुल, अजय, अनिल और कई चेयरमैन जाहिर तौर पर विशिष्ट मेहमान थे। सब चलते और बातें करते हुए गए और संजय ने देखा कि राहुल, अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा बहुत खुशी से बात कर रहे थे। यहाँ तक कि बातों में अजय और अनिल राहुल के प्रति बहुत सम्मानजनक थे। इसके अलावा वे आज जयपुर रॉयल होटल में आए, ये वास्तव में राहुल ने व्यवस्थित किया था। ये देखकर संजय का दिल और ज्यादा हैरान हो गया। शंकर प्रसाद, जयपुर क्षेत्र के नेता, जयपुर विश्वविद्यालय के नेता आदि सभी राहुल के प्रति बहुत सम्मानजनक थे और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राहुल के दादाजी के जन्मदिन के भोज में हिस्सा लिया था। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। अब निजी व्यवसाय समुदाय में राहुल का इतना बड़ा रुतबा था। जानकारी के लिए, ये व्यवसाय दिग्गज कई बड़े नेताओं के उनकी कंपनी में निरीक्षण के लिए आने पर भी उनसे मिलने में सक्षम नहीं हो सकते। अब इतने सारे एक साथ इकट्ठा हुए थे, खास तौर पर उनमें अजय और अनिल, ये भारत के इंटरनेट उद्योग के जुड़वी दिग्गज थे। वे एक दूसरे के प्रति तीखी प्रतिस्पर्धा रखने वाले लोग थे, आज एक ही मेज पर एक साथ बैठ सकते थे। ये तो बस
अकल्पनीय, अविश्वसनीय था, और यह सब राहुल की वजह से था। जयपुर रॉयल होटल का बॉक्स 888 अपनी शाही ठाठ में डूबा था। अजय महिंद्रा और अनिल मल्होत्रा के एकमत अनुरोध पर राहुल शर्मा आखिरकार सबसे भीतरी मुख्य स्थान पर बैठा। उनका तर्क सरल था, राहुल यहाँ का मेजबान था। अजय और अनिल उसके बाएं और दाएं बैठे थे। आगे जिंदोंग के चेयरमैन, माइक्रोब्लॉग के चेयरमैन, ग्रुप बाय के चेयरमैन, हंगरी के चेयरमैन, यूबी ब्राउजर के चेयरमैन, पेंगुइन ब्राउजर के चेयरमैन। पूरी मेज सीटों से भर गई थी। सामान्य समय में ये लोग एक दूसरे को अपने रास्ते का कांटा मानते थे। कौन सोच सकता था कि आज वे एक साथ बैठेंगे। यहाँ तक कि बड़े दृश्यों का आदि मैनेजर संजय सक्सेना भी अपने गले को थोड़ा सूखा महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में संजय ने स्वयं कई शानदार व्यंजन परोसे। अजय ने पहले व्यंजन की खुशबू सूंघी, फिर एक कौर लेते ही तुरंत तारीफ की, वाह, स्वाद वाकई लाजवाब है। अनिल ने सही समय पर कहा, बहुत स्वादिष्ट। जिंदोंग के चेयरमैन और अन्य ने ये सुनकर चॉपस्टिक्स उठाए और फिर एक एक करके सिर हिलाया। जाहिर था वे भी बहुत संतुष्ट थे। ये देखकर राहुल ने खुशी से कहा, सबको पसंद आया, यह अच्छा है। अजय ने कहा, बेशक पसंद आया। मैंने पहले सुना था कि राजस्थानी व्यंजन उबले, मुलायम, ताज़ा, सुगंधित, कोमल और सौंदर्य से भरे होते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा सौंदर्य चखा नहीं था। आज तक, इसमें इसके भोज तक। मुझे समझ आया कि मैंने पहले क्यों नहीं चखा, क्योंकि वे प्रामाणिक नहीं थे। श्री राहुल, प्रामाणिक व्यंजन चखाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए एक ग्लास उठाता हूँ। ये कहते हुए अजय ने व्यक्तिगत रूप से ग्लास उठाया और एक घूंट में पी लिया। ये कहना होगा कि अजय की सफलता कोई संयोग नहीं थी। उनके कुछ शब्दों से ही माहौल जीवंत हो गया। राहुल ने कहा, अजय जी, आप बहुत विनम्र हैं। पास बैठे अनिल ने नहीं रुकते हुए कहा, श्री राहुल, पेंगुइन ग्रुप पर आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं भी आपके लिए एक ग्लास शराब उठाता हूँ। ये कहकर अनिल ने भी एक ग्लास शराब पी ली। हालांकि अनिल की बातचीत अजय जितनी चतुर नहीं थी, लेकिन उनकी तकनीकी काबिलियत ऐसी थी जिसकी अजय तुलना नहीं कर सकते थे। दो दिग्गजों के पीने के बाद माहौल तुरंत उत्साहपूर्ण हो गया। ... आज का ये भोजन रात 10:30 बजे तक चला, फिर धीरे धीरे खत्म हुआ। उस समय सबके चेहरों पर लाली थी और उनके मुंह थोड़े ढीले पड़ गए थे। बेशक राहुल को छोड़कर उसका चेहरा हमेशा की तरह था। उसके शरीर पर शराब की हल्की गंध भी नहीं थी। ये भी स्वाभाविक था। आखिर राहुल के पास शराबी सज्जन का कौशल था और वह 1000 ग्लास पीकर भी नशे में नहीं आता था। उसके पेट में शराब जाते ही वह पूरी तरह अवशोषित हो जाती थी। इसके अलावा आज वह मेजबान था, कौन उस पर शराब थोपने की हिम्मत करता। जब राहुल जयपुर रॉयल होटल से बाहर निकला तो उसके दिमाग में एक स्पष्ट सूचना बजी। डिंग, छिपा मिशन पूरा, अरबों का भोज, 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स प्राप्त करें। ये सुनकर राहुल थोड़ा ठिठका, यह मैंने अचानक एक और मिशन पूरा कर लिया। अरबों का भोज। राहुल ने एक पल सोचा और समझ गया कि इसका मतलब क्या था। अजय महिंद्रा, अनिल मल्होत्रा, जिंदोंग के चेयरमैन, माइक्रोब्लॉग के चेयरमैन, ग्रुप बाय के चेयरमैन, हंगरी के चेयरमैन, इन लोगों की कुल संपत्ति निश्चित रूप से 1 अरब रुपए से ज्यादा थी। यह नहीं तो और क्या अरबों का भोज था। बस एक भोजन खाकर एक मिशन पूरा हो गया। खैर, बुरा नहीं, अब काफी देर हो चुकी थी, इसलिए राहुल न तो रिया मेहता के घर गया और न ही सागर सिटी, बल्कि सीधे पनवेल विला लौट गया। फिर उसने अपना ध्यान सिल्वर लकी गिफ्ट्स पर केंद्रित किया। 5 सिल्वर लकी गिफ्ट्स खोलें। डिंग, बधाई, आपको 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। डिंग, बधाई, आपको 10 करोड़ शार्क कॉइन्स प्राप्त हुए। डिंग, बधाई, आपको 80 लाख रुपए प्राप्त हुए। डिंग, बधाई, आपको 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। डिंग, बधाई, आपको 20 कैरेट प्राकृतिक हीरा प्राप्त हुआ। राहुल ने होंठ सिकोड़े और बोला, ये सब बेकार चीजें क्यों? बेकार चीजें? अगर कोई और सुन लेता तो न जाने क्या सोचता। 1.4 करोड़ रुपए नकद, जो कई लोग सालों में नहीं कमा पाते। 10 करोड़ शार्क कॉइन्स, बाजार मूल्य के हिसाब से 1 करोड़ रुपए। 20 कैरेट प्राकृतिक हीरे की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए। अगर रंग अच्छा हो तो सैकड़ों करोड़ भी सामान्य हैं। राहुल को मिला हीरा पारदर्शी रंग का था और जाहिर तौर पर यह उत्कृष्ट रंग का था। फिर राहुल ने अपना ध्यान साइन इन सिस्टम पर केंद्रित किया। साइन इन। डिंग, साइन इन सफल, बधाई, आपको 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। फिर वही, क्या पहले की सारी अच्छी किस्मत खत्म हो गई? राहुल ने आह भरी। ... उस समय दिन भर व्यस्त रहने वाली प्रियंका चौधरी ने आखिरकार कपड़े धोने खत्म किए। हालांकि वह थक गई थी, उसने कभी थकान की शिकायत नहीं की। टिंग टिंग, उस समय उसके बिस्तर पर रखे फोन पर तेज रिंगटोन बजी। प्रियंका ने कॉल देखा, ये पहाड़ी गांव से उसकी दादी का नंबर था। इतनी रात को दादी को कब से सो जाना चाहिए था, अब फोन क्यों? प्रियंका ने थोड़े संदेह के साथ जवाब बटन दबाया। दीदी,
बड़ी मुसीबत हो गई, दादी बीमार हैं। धड़ाम, ये शब्द जैसे कोई बिजली प्रियंका के दिल पर गिरी। प्रियंका और उसकी छोटी बहन को उनकी दादी ने बचपन से पाला था और उनका दादी के साथ बहुत गहरा रिश्ता था। अब दादी अचानक बीमार पड़ गईं, वह कैसे दुखी नहीं हो सकती थी। प्रियंका ने जल्दी कहा, दादी की हालत कैसी है? अस्पताल ले गए। हम अस्पताल में हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 80,000 रुपये चाहिए। तुमने पहले घर भेजे पैसे में से कुल 40,000 रुपये बचे हैं, उसकी बहन ने रोते हुए कहा। प्रियंका ने कहा, मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं अभी भेजती हूँ, बाकी तुम पहले रुको। फोन रखने के बाद उसने जल्दी मोबाइल से अपनी बहन को 10,000 रुपये ट्रांसफर किए। फिर प्रियंका चिंता में इधर उधर घूमने लगी। 30,000 रुपये, कई लोगों के लिए 30,000 रुपये कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रियंका के लिए यह एक विशाल राशि थी, इतनी बड़ी कि उसे दबा सकती थी। उसके दिमाग में कई चेहरे उभरे। आखिरकार वह अचानक राहुल शर्मा पर ठहर गई, जिसने उसे कल घर छोड़ा था। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद प्रियंका ने आखिरकार फोन मिलाया। थोड़ी देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ। हेलो, राहुल ने हैरानी से पूछा। राहुल, श्री राहुल, नमस्ते, प्रियंका ने घबराते हुए कहा। हालांकि फोन पर राहुल ने आसानी से दूसरी ओर की पहचान कर ली। ओह प्रियंका, क्या तुम मेरे यहाँ फुल टाइम हाउसकीपिंग और खाना बनाने का काम करना चाहती हो? राहुल ने पूछा। प्रियंका ने कहा, हाँ, ठीक है, कल सुबह आ जाना, राहुल ने कहा। प्रियंका ने घबराते हुए कहा, श्री राहुल, क्या मैं 2 महीने का वेतन अग्रिम ले सकती हूँ? ... 2 महीने का वेतन अग्रिम यानी 30,000 रुपये। राहुल ने बिल्कुल हिचकिचाए बिना सीधे कहा, ठीक है। ऐसा नहीं कि राहुल को ठगा जाना पसंद था, बल्कि प्रियंका के साथ उसके संपर्क में उसे आसानी से पता चला कि वह एक दयालु और सादगी भरी लड़की थी। राहुल को यकीन था कि वह अपने 30,000 रुपये के लिए झूठ नहीं बोलेगी। बस इसे साधारण रखें। अगर प्रियंका का चरित्र वाकई समस्याग्रस्त हो तो 30,000 रुपये देकर उसे साफ देख लेना बेहतर है, बजाय इसके कि उसे अपने विला में रहने दिया जाए। प्रियंका को उम्मीद नहीं थी कि राहुल सीधे सहमत हो जाएगा। फोन रखने के 1 मिनट से भी कम समय में उसका फोन हल्का हिला। भारतीय स्टेट बैंक जमा 30,000 रुपये। ये देखकर प्रियंका ने जल्दी राहुल को मैसेज भेजा, धन्यवाद। फिर उसने तुरंत अभी मिले 30,000 रुपये अपनी बहन को ट्रांसफर कर दिए। ... उस रात राहुल अकेले सोया, जो उसके लिए दुर्लभ था। स्थिर और गहरी नींद। अगले दिन सूरज ऊंचा चढ़ आया और खिड़की के पास पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। राहुल ने आखिरकार धीरे धीरे आंखें खोलीं। कल रात वह वाकई बहुत अच्छा सोया था। उसने लापरवाही से फोन उठाया और स्क्रीन पर पहले से एक मैसेज दिखाई दे रहा था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक जमा 13,50,000 रुपये। फिर राहुल ने अपना ध्यान साइन इन सिस्टम पर केंद्रित किया। साइन इन, डिंग, साइन इन सफल, बधाई, आपको 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। राहुल ने उबासी ली और आह भरी, फिर 1 करोड़। नहाने धोने के बाद वह टहलता हुआ विला का दरवाजा खोलने गया। उस पर दरवाजे पर एक सुंदर आकृति खड़ी थी। ये प्रियंका चौधरी थी। आज प्रियंका ने एप्रन पहना था। उसकी नाजुक चेहरे की बनावट दूर की धूप में सुंदर जैद की तरह साफ थी। उसका नाजुक शरीर ढीले एप्रन से भारी नहीं दिख रहा था, बल्कि पूरी तरह परिपूर्ण और आकर्षक लग रहा था। लंबे काले बाल हल्की हवा के साथ लहरा रहे थे। शायद परियों का स्वागत यही होता है। राहुल एक पल के लिए ठिठका, फिर उसने प्रियंका के बर्फ से गोरे चेहरे पर महीन पसीने की बूंदें देखी और पूछा, तुम कहीं सारी रात दरवाजे पर तो नहीं खड़ी थी? प्रियंका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपके से सिर झुका लिया। राहुल ने बेबसी से कहा, अगली बार सीधे डोरबेल दबाना याद रखना। उसने प्रियंका को विला का लॉक कोड बताया और सब्जियां खरीदने के लिए 50,000 रुपये अलग रखे। फिर अपनी लैम्बोर्गिनी बुल चलाकर जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा। विश्वविद्यालय के गेट में घुसते ही एक बड़ा चमकदार बैनर उसकी आंखों के सामने आया। हमारे छात्र राहुल शर्मा को आर्थिक सूत्र और प्रमेय सिद्ध करने के लिए बधाई। राहुल ने एक पल सोचा और समझ गया कि यह अमिता यादव ने पिछले सूत्र को एक शोध पत्र में लिखा था और उसे ECT1 में सफलतापूर्वक प्रकाशित किया था। इसके बारे में उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे अपने सिद्धांत की सामग्री पर भरोसा था और अमिता की शोध पत्र लेखन क्षमता पर भी। कार पार्क करने के बाद उसे काउंसलर सुनील यादव मिले। छात्र राहुल शर्मा, शानदार, तुमने हमारी कक्षा और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। सुनील ने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर उत्साह से कहा। राहुल सुनील के इन शब्दों के प्रति पूरी तरह अभ्यस्त था। हालांकि उसके चेहरे पर फिर भी एक अजीब रंग उभरा, जैसे हर बार जब उसे कोई पुरस्कार मिलता है या कोई उपलब्धि हासिल होती है तो स्कूल आने पर वह सबसे पहले सुनील से ही मिलता है। इतना संयोग।
सुनील ने इतना ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कक्षा की ओर चला। उस समय कक्षा लोगों से भरी थी और बहुत जीवंत थी, क्योंकि आज सुबह रिया मेहता की कक्षा थी। खांसी। सुनील मंच पर पहुंचा और हल्के से खांसा। छात्र शांत हो गए, लेकिन उनके चेहरों पर धीरे धीरे भ्रम उभरने लगा। क्या हुआ? क्या सुबह रिया मेहता की कक्षा नहीं थी? सुनील यहाँ क्यों आए? कहीं कक्षा में बदलाव तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने तो बड़ी मुश्किल से अच्छी सीट पकड़ी थी। सुनील ने कहा, सबको एक अच्छी खबर देता हूँ, हमारी कक्षा के राहुल शर्मा ने आर्थिक सूत्र और प्रमेय सफलतापूर्वक सिद्ध किए हैं। ये परिणाम शायद हमारी कक्षा को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता बना दे। वाह! शांति। पूरी कक्षा में सन्नाटा। सबके चेहरों पर अविश्वास का रंग था। हालांकि वे गणित विभाग के छात्र थे, फिर भी उन्हें आर्थिक सूत्र और प्रमेयों की ज्यादा समझ नहीं थी। लेकिन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में ये बहुत प्रभावशाली था। या और स्पष्ट रूप से कहें तो नोबेल शब्द वाला कोई भी पुरस्कार सर्वोच्च होता है, जिसे वे सिर्फ देख सकते हैं। अब उनकी कक्षा का एक सहपाठी नोबेल पुरस्कार जीतने वाला है। वे हैरान कैसे नहीं हो सकते? सब तालियां बजाएं और बधाई दें। सुनील ने जोश में चिल्लाकर कहा। ताली लगभग एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और सभी छात्रों ने तालियां बजाईं। पूरी कक्षा में गड़गड़ाहट की तरह तालियों की आवाज गूंजी। ये देखकर सुनील संतुष्ट होकर सिर हिलाया, फिर मुड़कर बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद रिया मेहता आए। पहले जब रिया कक्षा में आती थी तो सबका ध्यान निश्चित रूप से उस पर होता था, लेकिन आज अलग था। सभी छात्रों के विचार अभी भी राहुल के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने की बात पर अटके थे और वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। रिया की पढ़ाने की शैली हमेशा की तरह थी, हल्की और प्रसन्न। एक कक्षा का समय पलक झपकते बीत गया। कक्षा के बाद पास बैठे अमित यादव ने नहीं रुकते हुए कहा, फैन भाई, क्या तुमने वाकई आर्थिक सूत्र और प्रमेय सिद्ध किए हैं? क्या तुम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हो? मोहन गुप्ता, चिराग गुप्ता और आसपास बैठे छात्रों ने भी कान खड़े कर लिए। जाहिर था वे भी बहुत उत्सुक थे। राहुल को उनकी उत्सुकता देखकर हंसी आ गई। मुझे नहीं पता कि नोबेल पुरस्कार जीतूंगा या नहीं, लेकिन मैंने आर्थिक सूत्र और प्रमेय सिद्ध किए हैं, राहुल ने कहा। बस। हालांकि सुनील ने पहले ही यह बात कह दी थी, फिर भी राहुल के सचमुच स्वीकार करने के बाद सबको अनायास हैरानी हुई। मोहन गुप्ता ने पूछा, राहुल, तुमने आर्थिक सूत्र और प्रमेय कैसे सिद्ध किए? मैंने तो तुम्हें सामान्य समय में ऐसी शोध करते नहीं देखा। आखिर वे न सिर्फ सहपाठी थे बल्कि एक ही हॉस्टल के रूममेट्स भी थे, तो उन्हें वाकई ऐसी बात कहने का हक था। राहुल ने कहा, इसके लिए शोध की क्या जरूरत? ये बहुत आसान है। जब मैंने मॉडर्न यूनिवर्सिटी में एक अर्थशास्त्र प्रोफेसर का व्याख्यान देखा तो मैंने एक सवाल की गणना में सुधार किया और फिर आसानी से सूत्र सिद्ध कर लिया। शोध की जरूरत नहीं, बहुत आसान। मॉडर्न यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र प्रोफेसर की गणना को लापरवाही से सुधारा, आसानी से सूत्र सिद्ध कर लिया। सुनो, क्या यह इंसान की बात है? ये तो बस विद्या का देवता और अमर विद्वान की बात है, ठीक है? अमित यादव, मोहन गुप्ता, चिराग गुप्ता और अन्य राहुल की बात सुनकर सबके मुंह आधे खुले रह गए, चेहरे पर हैरानी, और उन्हें जवाब देने का कोई तरीका नहीं सूझा। आखिर इंसानों को देवताओं और अमर विद्वानों से बात करने का कोई अधिकार नहीं होता। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द मिस्ट्री ऑफ ट्रेजर स्टोरी को।